आज तमाम लोगों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। इनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आई, जैसे आमतौर पर किसी व्यवसायी के जाने पर या उनके अंतिम समय पर इस तरह से आंखों में आंसू नहीं आते जैसे देश भर में एक शोक का माहौल देखने को मिला। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत थे, आप उनको सिर्फ व्यवसायी के खाके में नहीं रख सकते हैं। रतन टाटा को परोपकार के लिए जाना जाता है, इसलिए भी जाना जाता है कि देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में उन्होंने योगदान दिया। इसलिए भी जाना जाता है कि उनके काम करने का तरीका बहुत अलग था। वो खुद को आगे बढ़ाने से ज़्यादा ग्रुप को आगे बढ़ाने में बिलीव करते थे। यही वजह है कि आप देखेंगे जो फोर्ब्स की लिस्ट है या अमीर लोगों की लिस्ट होती है, उसमें आपको टाटा जैसा बड़ा ग्रुप या उस परिवार के लोग जो है दिखाई नहीं देते। ये रतन टाटा की कुछ खासियतें थी जिस पर हमने कुछ देर पहले भी चर्चा की थी। कुछ और बातें हैं जिनको हम आपके सामने रखेंगे। सभी की आंखों में नमी देकर रतन टाटा अनंत यात्रा पर चले गए हैं। सादगी, सरलता, सहजता की अनकही मिसाल, कारोबार से परोपकार का एक नया रास्ता बनाया उन्होंने। पीपल कनेक्ट उनकी खास पहचान रही, लोगों से मिलते थे। देखते हैं उनकी अंतिम यात्रा पर यह खास रिपोर्ट। देखिए, रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज भारत का सवाल में इस मुद्दे को रखने का एक मकसद है। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत है मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक बड़ा चेहरा चला गया है, एक युग है, अपने आप में एक किताब है, अपने आप में एक तरीके से कई आने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए, व्यवसायियों के लिए उनका जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है और रास्ता भी दिखाता है। इसीलिए रतन टाटा को समझना, उन पर बात करना जरूरी है। आज इसीलिए हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कुछ बातचीत हमने आज दिन में भी की थी जब उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ रजत मिश्रा जो कि टेक एंटरप्रेन्योर हैं, युवा उद्यमी हैं, वो जुड़ रहे हैं। आकाश जिंदल जाने माने अर्थशास्त्री हैं। शरद कोहली जी जो कि जाने माने अर्थशास्त्री हैं और मेरे साथ थे भी दिन में जब बातचीत कर रहे थे तो काफ़ी बातें हुई थी। उन्होंने अपने निजी अनुभव भी साझा किए थे। उनकी मुलाकात भी रही है रतन टाटा साहब के साथ में और उनकी सरलता और सहजता की बात हुई थी। शरद जी, मैं शुरुआत इसी बात से करना चाह रहा था कि सरलता, सहजता, हम बात ये गुण किसी में भी अच्छा माना जाता है। कोई भी आदमी सरल होगा, सहज होगा, उसको एक अच्छे व्यक्तित्व के तौर पर जाना जाएगा।
क्या बड़े व्यवसायियों में बहुत ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद में इसका अभाव हो जाता है, और अगर इसको कोई सस्टेन करता है तो उसका सक्सेस से आप कोई रिलेशन देखते हैं? क्योंकि कई आप उद्यमियों से मिलते हैं, आप खुद भी उद्यमिता जगत से जुड़े हुए हैं, तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये क्या बहुत रेयर होता है इसलिए रतन टाटा में इसको बहुत खूबसूरत पाया जाता था, या आपको लगता है कि सभी उद्यमी धीरे धीरे इसको अपना लेते हैं? नमस्कार डॉक्टर प्रवीण और भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा नमन। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि सभी उद्यमी सक्सेस के बाद बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाते हैं या बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हैं जो पहुंच से बाहर हो जाएं या सीधे मुंह बात नहीं करते, ऐसा तो नहीं है। पर रतन टाटा जी की बात फिर भी कुछ और थी। वो मुझे लगता है ऑल थ्रू विनम्र रहे। हालांकि मेरी उनकी जब निजी मुलाकात हुई वो 2012 के बाद हुई, जब वो एमिरेटस चेयरमैन थे टाटा सन्स के, टाटा ग्रुप के। वो सक्रिय व्यवसाय जिसको हम कहते हैं एक्टिव बिजनेस से बाहर आ चुके थे। वो सिर्फ गाइडेंस कर रहे थे, वो सारी कंपनीज को और टाटा सन्स के एक तरह से मेंटोर बन गए थे। डे टू डे एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, रोजमर्रा की जो कंपनी का चलाना है, उससे वो बाहर आ गए थे। इसी को एमिरेटस चेयरमैन कहते हैं कि एक सेरेमोनियल पोस्ट दी जाती है। तो मेरी मुलाकात इन 12 सालों की है। मेरे को 3 बार ये सौभाग्य मिला, 2 बार निजी तौर पर, बिल्कुल निजी तौर पर, वन ऑन वन बेसिस पे। एक बार मैंने उनके साथ एक कॉन्क्लेव थी स्टार्टअप की, वहां पर मैंने उनके साथ डायस शेयर किया, मेरे साथ ही बैठे थे। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि जब जैसे जैसे व्यक्ति पायदान चढ़ता है, कम होता है कि वो बहुत एरोगेंट हो जाए, पर ये बहुत कम होता है कि वो हम्बल भी रहे, मॉडेस्ट भी रहे और ह्यूमैनिटेरियन भी रहे। क्योंकि होता क्या है कि व्यस्तता में आप कहीं मानवता को पीछे छोड़ आते हैं। क्योंकि ये कंपनीज आप लगाइए, टाटा, अभी आपकी रिपोर्ट में आप खुद ही बोल रहे थे, नमक से लेके, आपने तो नैनो बोला, मैं बोलता हूं नमक से लेके जैगुआर लैंड रोवर तक, स्टील से लेके और टीसीएस तक, टाटा कंसल्टेंसी मेरे सामने आईपीओ इसका आया था। आप अनगिनत टेटली एक चाय के टी बैग से लेकर और टाटा स्काई तक, मतलब ये इतनी उपलब्धियां हैं कि इसमें आदमी इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको ये समय नहीं मिलता है कि वो मानवता के पास ध्यान दे। और जबकि अंदर से उसका मन करता रहता है कि मैं कुछ समय मानवता पे दूं, मैं कुछ समय चैरिटी पर दूं, मैं कुछ समय ऐसे लोगों पर दूं जिनको मेरी आज जरूरत है। पर इसको कर बहुत कम लोग पाते हैं। ये रतन टाटा जी में एक रेयर बात मैंने देखी कि जैसे ही उन्होंने 2012 में एक्टिव बिजनेस से संन्यास लिया, अब एमिरेटस चेयरमैन है तो मैं संन्यास शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं एक्टिव बिजनेस के लिए। तो जैसे ही संन्यास लिया, ऐसा लग रहा था कि उनके मन में, जब वो सक्रिय व्यवसाय में थे तभी उनके मन में चल रहा था कि मैं रिटायरमेंट के बाद अब मैं इस चीज पर ध्यान दूंगा। उन्होंने किस किस चीज पर ध्यान दिया मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि निजी तौर पर मेरी बात हुई। उन्होंने पहला ध्यान दिया स्टार्टअप्स पर, कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो छोटे प्रोमोटर्स हैं, जो आज नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, जिनको फंडिंग नहीं मिलती, उन्होंने एक अपने पूरी वेल्थ का हिस्सा फंडिंग के लिए एलोकेट कर दिया। उन्होंने जिन जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कॉर्नेल कॉलेज में वो पढ़े, हार्वर्ड में पढ़े, जिन जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उन्होंने पढ़ाई करी, उन्होंने उनके लिए अलग किया। और जिन जिन इंस्टीट्यूशंस ने आके उनको अप्रोच किया कि हमें आपकी पेटर्नेज चाहिए, उनको उन्होंने, जैसे आईआईटी बॉम्बे को उन्होंने 950 करोड़ रुपए का दिया जी। और उन्होंने तुरंत फैसला किया कि मैं आज से 2/3 जो भी मेरी वेल्थ है उसको मैं चैरिटी के लिए करता हूं। तो मैं समझता हूं 74 साल की लगभग उनकी उम्र थी जब उन्होंने एक्टिव व्यवसाय से संन्यास लिया और 86 साल तक हमारे बीच में रहे। ये मुझे लगता है जी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आप अपने वक्तव्य को लाए, यहां से मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे आकाश जी ये बताएं आप कि हम देखते हैं कि चाहे राजनीति हो, चाहे फिल्में हो, कोई भी हम विभिन्न व्यावसायिक जगत को देखते हैं, वहां पर चेहरा, एक जो चेहरा होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फेस वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। रतन टाटा एक्टिवली क्या एक फेस वैल्यू थे टाटा के लिए, एक तरीके से वो एक चेहरा थे, या आपको लगता है कि उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से बताएंगे कि उनके आइडिएशन या वो जो कुछ करना चाह रहे हैं वो कैसे जा रहा था जमीन तक? प्रवीण जी, आपने बड़ा खूबसूरत शब्द इस्तेमाल किया, फेस वैल्यू। मैं कहूंगा ह्यूमन फेस थे। ह्यूमन फेस थे कॉर्पोरेट इंडिया का, टाटास का, टाटास का स्टाइल ऑफ वर्क। और सबसे प्यारी बात उनकी जो मैंने देखी, कोरोना के समय 2020 में जब एक एक व्यक्ति हर पैसे को संभाल के बैठा हुआ था, आकाश जिंदल जैसे छोटे मोटे व्यक्ति जो पैसा था उसको जप्फी डाल के बैठे हुए थे,
जब सारे कॉर्पोरेट का प्रॉफिट डाउन हो रहा था, उस समय में वो आगे आए जब देश के लिए एक एक रुपया इंपॉर्टेंट था। 1500 करोड़ रुपया कमिट किया कि फाइट अगेंस्ट कोरोना। ये है रतन टाटा, और उनके अनमोल शब्दों को मैं भूल नहीं पाता। मेरी उनसे मुलाकात तब हुई थी जब उन्होंने नैनो लॉन्च की थी। तब मुझे याद है उन्हें टाटा ग्रुप की या नैनो की सफलता की जो है परवाह नहीं थी। मुझे उनके साथ व्यक्तिगत समय बिताने का मौका मिला। वो उस समय भी कह रहे थे कि आकाश, मैं देखना चाहता हूं कि देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन कैसे बढ़ती है, और देश के अंदर एजुकेशन में टाटा का बहुत बढ़िया रोल रहा है। और उस समय की एक पर्सनल बात बताता हूं, उनके एक कर्मचारी, उनके निजी कर्मचारियों में से शायद 2-3 दिन की छुट्टी के बाद आए थे। उन्होंने ये नहीं पूछा, मेरे सामने का वाक्य है कि भाई 2-3 दिन क्या कर रहे थे, क्यों नहीं आए। उन्होंने मात्र ये पूछा कि आप भले चंगे तो हैं, आपकी सेहत के बारे में कुछ सुना था वो ठीक हो गई। तो इतनी सेंसिटिविटी, इतना प्रेम, वही जो है उनको एक इस व्यक्ति के रूप में मैं देखता हूं कि इसको सल्यूट किया जाए। मैं उन्हें कहता हूं मैन विद अ गोल्डन हार्ट, इस प्रकार की व्यक्ति थी। कारोबार की सक्सेस की बात करें, बहुत से उद्यमी, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज में आए और उस फेज के अंदर ग्रो करते रहे। लेकिन रतन टाटा साहब की खासियत क्या है? टेल्को। बहुत लोगों को तो ये शब्द भी याद नहीं होगा, टेल्को का मतलब क्या है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसको आज हम टाटा मोटर्स के रूप में जानते हैं, उसमें उन्होंने ज्वाइन किया जब लाइसेंस राज का वक्त था जी। उस वक्त में उन्होंने इनोवेशन की, और लाइसेंस राज से लिबरलाइजेशन में कैसे बढ़िया तरीके से, सीमलेस तरीके से टाटा मोटर्स को वो लेके आए, किस तरीके से इनोवेट किया, किस तरीके से नई चीजों को अपनाए, किस तरीके से हिंदुस्तान को समझते थे वो, हिंदुस्तान के व्यक्ति की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसी बस चाहिए, कैसा ट्रक चाहिए। और सबसे बड़ी उपलब्धि, नैनो की बात लोग कर रहे हैं, नैनो की उपलब्धि थी इंडिका। इंडिका की अगर बात याद करें, वो कार थी जो इंडिजिनस कार थी। आज हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हमें मंत्र दिया हुआ है आत्मनिर्भर भारत। आज हमारे प्रधानमंत्री साहब बात करते हैं वोकल फॉर लोकल। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री साहब के नेतृत्व में हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छे उनके विचार हैं। लेकिन रतन टाटा ऐसे महानुभाव थे कि ये जो आत्मनिर्भर भारत है, 98 में ही इंडिका जब लॉन्च की थी तभी वो ले आए थे। भारत का सम्मान थे। जैगुआर लैंड रोवर जब एक्वायर की गई थी, मात्र टाटा ग्रुप को, मात्र जो है रतन टाटा साहब का नहीं, पूरे हर हिंदुस्तानी का सम्मान बढ़ा था। मैं ग्लोबल फोरम में जाता हूं तो जैगुआर लैंड रोवर का एक इंडियन कंपनी ने टेक ओवर किया है, उससे हम सब लोगों का सम्मान बढ़ता। हाँ, ये तो अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प किस्सा भी रहा है, और उसको ऐसे 10 सेकंड और जी। स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल जो लॉन्च किया उन्होंने पेट्स के लिए, डॉग्स और कैट्स के लिए, उन्होंने लोगों को अपील की आगे बढ़ के कि मॉनसून में ऐसा ना हो, ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी के आगे कोई पेट ना आ जाए। देखिए कितनी सेंसिटिविटी थी डॉग्स और कैट्स के लिए, कितनी उन्हें परवाह थी। और उन लोगों से मोटिवेट होकर बहुत लोगों ने जो स्ट्रे डॉग्स थे, स्ट्रे कैट्स थे, उनका ध्यान रखना शुरू किया। सरकार ने भी इस बात का संज्ञान दिया। तो कहीं ना कहीं कहूंगा बहुत ही महान हस्ती थे, बहुत ही महान व्यक्ति, संवेदनशीलता उनके अंदर थी। और मैं दर्शकों को बता भी दूं कि एक युवा को देखते हैं, कई पत्रकार बात करना चाह रहे हैं, उनके साथ कई दफे दिखाई देते हैं, शांतनु, जिनका नाम है शांतनु नायडू। और ये जो कैट्स की या पेट्स की बात कर रहे हैं, वो उनका आइडिया था। कॉलर पर किस तरीके से उन्होंने पेट्स को लगाया ताकि वो एक्सीडेंट से या सड़क पर, और इस चीज को उन्होंने बड़ा एनकरेज किया रतन टाटा ने। यानी इस तरह के आइडिएशन पर वो बहुत जाते थे। शरद जी ने अभी स्टार्टअप कॉन्क्लेव की बात कही, यानी स्टार्टअप्स को और युवाओं को एनकरेज करने में, आइडेंटिफाई करने में रतन टाटा जो हैं वो बड़े उत्साहित थे। रजत, अभी चाहूंगा उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं कि किस तरीके से स्टार्टअप्स को लेकर, क्योंकि हम देखते हैं कि स्टार्टअप एक क्रांति हो सकती है और अभी बहुत जरूरत है। एमएसएमईज हो या ओडीओपी हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, ये छोटी छोटी चीजों को एनकरेज करने की बहुत जरूरत है भारत के सेटअप में, और उसमें स्टार्टअप भी एक आते हैं। रतन टाटा का योगदान आप इस नई मुहिम में कितना मानते हैं? आइडिएशन को लेकर उनके बारे में अगर कोई चीजें आप साझा करना चाहें तो। जी धन्यवाद प्रवीण जी। कि स्टार्टअप की फील्ड में हम एक 2-3 तरह से उनको देख सकते हैं। एक तो जितने भी फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन थे अपने आप में, तो जिनसे उनका कनेक्ट नहीं भी हुआ, जितने भी फाउंडर्स हम इंडिया में देखते हैं सब उनके एक तरह से एकलव्य की तरह से हैं, बिकॉज उन्होंने सीखा है, उनकी स्टोरीज से सीखा है। अभी जैगुआर की बात हुई, टेटली की बात हुई, इससे कहीं ज्यादा टाइम्स का यूरोपियन स्टील का कोरस था, उन्होंने उससे एक्वायर किया। टीसीएस की बात होती है, जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं,
और ग्लोबल स्टेज तक लेकर गए। ऐसी सिनेरियो में जहां लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे टेक्नोलॉजी कंपनीज में, 2004 में वो आईपीओ लेकर, मतलब वो पब्लिक लेकर जाते हैं टीसीएस को जी। ये अपने आप में इंस्पिरेशन देता। इसके बाद स्पेसिफिक जब उनके स्टार्टअप में जो एफर्ट्स हैं उन पर अगर आए तो उन्होंने लगभग 45 से 50 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया, जिसमें आप वैरायटी देखेंगे। मतलब स्नैपडील जो एक मार्केट प्लेस है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, या आप लेंसकार्ट की बात करें जो चश्मे के लिए स्पेशली है, क्योर फिट जो फिटनेस के लिए है, डिफरेंट हेल्थ के हैं, फर्स्ट ट्राई जो बच्चों के लिए होता है, अपस्टॉक जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, ट्रैक्शन है, ये सारे डेटा बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ऐसे मल्टीपल, और जिनमें डाइवर्सिटी थी। ये सारे प्लेटफॉर्म्स या जो जितने आप स्टार्टअप्स ले, इनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया। ये बात बहुत सही है कि उन्होंने वो चीजें पिक की, और एक जो फ्रंट रनर होते हैं कि उन्होंने पहले इस चीज को एनालाइज किया कि हाँ दिस इज गोइंग टू बी बिग, दिस कैन बी अ बिग थिंग, उसमें उनका इन्वेस्टमेंट रहा। और नॉर्मली जब रतन टाटा का इन्वेस्ट, एटलीस्ट जो हमने देखा उनके इसमें ऐसे रहा कि अगर रतन टाटा जी ने इस पर्टिकुलर कंपनी में या इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट किया है तो वो अपने आप उस सेक्टर को और उसके और भी कॉम्पिटिटर्स को बूस्ट देता था कि अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इसमें विजन देख रहे हैं, वो इसमें फ्यूचर देख रहे हैं, पोटेंशियल देख रहे हैं, तो इसलिए बाकी कंपनीज और ज्यादा उत्साह से और ज्यादा जोश के साथ उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करना शुरू कर देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा उनके केस। इसके साथ साथ कुछ वेंचर्स जो ट्रेन करते हैं लोगों को, जैसे चिराटे वेंचर्स था, इनके एडवाइजर के तौर पर वो रहे। और इसके अलावा जैसे स्टार्टअप कॉन्क्लेव की बात शरद जी ने की, ये इसमें जब भी हम उनको सुनते थे, एटलीस्ट मैंने इंटरेक्ट नहीं किया आप दोनों की तरफ से, बट उनको सुना है वहां पर लाइव, और वो सुनना अपने आप में हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग हो जाता। वहां जो उनकी एडवाइसेस होती थी वो फ्री, आप इंटरेस्टिंगली उनको देखेंगे वो मीडिया शाई थे, वो मीडिया के पास ज्यादा नहीं जाते थे, लेकिन ऐसे वेंचर्स जहां पर वो फाउंडर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे या एंटरप्रेन्योर्स के साथ बातचीत कर सकते थे, उन्हें कुछ गाइडेंस दे सकते थे, वहां वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होते थे, वहां वो अपनी बातें शेयर करते थे, उनकी बातें सुनते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग। और आज टाइम पे जब एलॉन मस्क जैसे लोग लेजेंड बने हुए हैं स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड के, मैं इस सेंस में कह रहा हूं क्योंकि वो एक फेस वैल्यू जो आपने पहले मेंशन किया था उसके साथ चलते हैं। उनके कंपैरिजन में ये इंट्रोवर्ट थे काफी ज्यादा। ये नहीं है कि आप इंस्टाग्राम या ट्विटर में एक्टिवली इन्वॉल्व, जो चीजें हम जैसे फाउंडर्स को या ऐसे नहीं, मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूं। मुझे क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट कभी प्रयास किया जाए, क्योंकि कौन नहीं करना चाहता रतन टाटा का इंटरव्यू, बट वो जो है वो इस चीज़ को हमेशा एक तरीके से इससे बचते थे या परहेज करते थे। वो मीडिया इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ठीक आपने कहा, बहुत रेयरली दिखाई दिए, या सामाजिक कार्यक्रमों में। एक एज फैक्टर भी था। हम जो मीडिया का बूम देखते हैं वो अभी जिस तरीके का देखने को मिल रहा है वो एक समय पहले जिसका शरद जी जिक्र। शरद जी, अभी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और नई चीज़ों की बात हुई है, आकाश जी ने भी कई बातें बताई। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि रतन टाटा, जो मैं फेस वैल्यू की बात कर रहा था, एज फेस रतन टाटा कितने हैं इस इन्वेस्टमेंट में, या उन्होंने एक परंपरा शुरू कर दी है, उसमें उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना भी हो तब भी टाटा ग्रुप जो है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से ग्रो कर रहा है, यानी वो वहां पर फिजिकली ना होकर भी हैं, और पहले भी जब वो बहुत समय पहले आपने जैसा कहा एक्टिवली नहीं इन्वॉल्व थे, या रिटायरमेंट एक तरीके से आप बोल सकते हैं उसको। देखिए, मैं मानता हूं सबसे, मुझे दिन में बहुत सारे चैनल्स पे था और एक सवाल मेरे पास बार बार आया कि अब आगे टाटा ग्रुप का क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराया भी सवाल सुन के, क्योंकि ये किसी आम पारिवारिक बिजनेस की तरह उन्होंने टाटा ग्रुप को नहीं पाला है। उन्होंने टाटा सन्स को प्रोफेशनल्स के हाथों में दिया। एन चंद्रशेखर जी हैं इस समय टाटा सन्स के चेयरमैन है, और वो तो 12 साल से एक्टिव कंपनी रनिंग से मैं कहूं अगर तो उससे बाहर थे। तो टाटा ग्रुप तो बाकायदा दुरुस्त चल रहा है और दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है। आप अगर स्टॉक मार्केट्स में देखें, टाटा ग्रुप के शेयर सबसे पॉपुलर शेयर्स में से एक होते हैं, और 100 से ज्यादा देशों में इस समय प्रेजेंस है, जिसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपने जो दूसरी बात पहलू उठाया अपने सवाल में कि क्या सभी के सभी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मैं जब उनसे मिला था तो मैं उसी बात का निजी तौर पे जब मिला तो R&T कैपिटल उनकी कंपनी का नाम है, जो उन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसके अंतर्गत उन्होंने कुछ फंड्स डाल दिए थे जो वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते थे। और आपको एक मजेदार बात किस्सा बताऊं कि ये क्योंकि मेरे सामने मेरी बातचीत में घटा था, उनसे उस प्रमोटर साहब ने जो मेरे साथ गए, उन्होंने पूछा कि सर आप फेसबुक या सोशल मीडिया पे आप प्रेजेंट नहीं है,
तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मेरे ही एक स्टार्टअप प्रमोटर, यंग प्रमोटर ने एक पेज बनाया है मेरे से परमिशन लेके, जिसको मैंने रतन टाटा फैंस का नाम दिया, क्योंकि वो बार बार मेरे से कह रहे थे कि आप सोशल मीडिया पे आइए और आपको जो भी कहेंगे वो तो लपक लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा वो बनाया है, वहां पर मेरी वो फोटो में डालता रहता है, मुझे हालांकि पसंद नहीं है, पर मैंने उसको परमिशन दे दी है, तो मेरे से वो मिलने भी रोज आता है। और एक तो उनका जो जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था, ऐसा भी शख्स था, यंग लड़का था जिसके स्टार्टअप में किया था, मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, जो कि रोज उनकी आके, आपको हैरानी होगी सुन के, उनके घर पर जाके अक्सर उनकी सेवा करके आया करता था, क्योंकि बहुत साधारण जीवन जीते थे, हालांकि उनके घर पे पूरी सपोर्ट टीम थी, पर वो स्वयं आके उनके साथ समय बिताता था और उनकी सेवा करता था। तो मुझे लगता है कि इतने वो ओपन थे। मीडिया शायद जरूर थे, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारे मीडिया इंटरव्यूज आपको नहीं मिलेंगे, पर जिन लोगों को उनकी जरूरत थी, जिन लोगों को उनकी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। और एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें स्टार्टअप में यह है कि ज्यादातर, आपने जो पूछा कि ज्यादातर जो इन्वेस्टर, मैं बहुत सारे HNIs को जानता हूं जो कि स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, पर वो मुनाफे के लिए करते हैं, मुनाफे के लिए। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि R&T कैपिटल जो रतन टाटा जी की स्टार्टअप आर्म थी वो मुनाफे के लिए नहीं करती थी, पर उनका मैं कहूंगा कि 50% सिर्फ मोटिव होता था कि भाई कल को चलो पैसे मैं फेंक नहीं रहा हूं, डूब ना जाए, क्योंकि इंडिया में करीब 80-90% स्टार्टअप्स कामयाब नहीं रहते हैं अभी तक, जो हिस्ट्री हम देखें जी। तो उनका ये रहता था कि मैं किसी तरह इस बच्चे को आगे बढ़ाऊं। और मेरे साथ जो गया था, जो लड़का गया था, उसको उन्होंने कहा क्या पता तुम कल के रतन टाटा हो, तो भैया घबराते क्यों हो। इस तरीके की मोटिवेशन वो लोगों को यहाँ पर आकाश जी जो बात जहां पर पहुंची थी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाएं कि एक स्पेक्ट्रम है, एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, प्रोडक्ट्स का भी स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, काम करने का तरीके का भी स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। रतन टाटा जी का विजन, जैसे हम बार बार कहते हैं, महानता का आकलन जब किया जाता है तो उनके परोपकार की वजह से वो बड़े बने, वो व्यवसाय को बड़ा कर पाए इसलिए बड़े बने, वो अपने लिए कुछ नहीं करते थे और उन्होंने ग्रुप को बड़ा करने में काम किया। इसलिए आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे कि वो सिर्फ एक व्यवसायी नहीं, एक महान व्यक्तित्व भी बने, तो उनकी महानता को कैसे परिभाषित किया जाए? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सुबह से इस प्रश्न का मैं इंतजार कर रहा हूँ, 17-18 शो कर चुका हूँ। देखिए, सबने बात की किस प्रकार से समाज सेवा करते थे, किस प्रकार से ग्रुप को तरक्की दी, लेकिन जो बात नहीं हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात उनकी व्यक्तित्व की, किस तरीके से उन्होंने मुसीबतों का सामना किया। ऐसा नहीं है कि वो रतन टाटा जो है ऐसे चलते चलते बन गए, उनके जीवन में, उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे बहुत से वाकयात आए हैं जब उनके सामने टफ सिचुएशन था। एक टफ सिचुएशन मैं लोगों को याद दिलाना चाहूंगा। एक ऐसा वक्त आया था, टाटा ग्रुप की बड़ी कंपनियों में टाटा का स्टेक, यानी उनके शेयर्स की परसेंटेज बहुत कम रह गई थी, इंस्टीट्यूशंस का स्टेक बहुत ज्यादा हो गया था। ऐसे समय में कुछ ऐसी भी चीजें हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन रतन टाटा साहब को महान व्यक्तित्व इसलिए मानता हूं क्योंकि उस समय का, उस सर्कमस्टांसेस का बड़े धैर्य के साथ, बड़ी शांति के साथ, बड़े हिम्मत के साथ उन्होंने सामना किया। वो वक्त उनके लिए उतना आसान नहीं था जब टाटा ग्रुप की बड़ी कंपनियों में टाटा का स्टेक कम हो गया था, इंस्टीट्यूशंस का करते करते बहुत बड़ा स्टेक हो गया था। उसमें कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस भी आए थे, आज मैं उनका बहुत डिटेल में नहीं जिक्र करना चाहूंगा, जो नहीं होने चाहिए थे। उससे पहले टाटा ग्रुप के साथ भी ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आई हैं जब विपरीत हुआ। देखिए, बहुत लोगों को यह है कि 20th सेंचुरी इंडिपेंडेंस इंडिया में, अब जब हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत सी कंपनीज जो इन्होंने मन से, दिल से, खून पसीने से इन ग्रुप ने बनाई थी, उनका नेशनलाइजेशन हो गया। हालांकि उस समय की सरकार की सोच होगी कि राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी है, तो की सरकार की अपनी सोच, पूरी सरकार की मैं इज्जत करता हूं, बट इन बात में नहीं आए थे इस ग्रुप के लिए। जब बहुत सी कंपनियां इनकी नेशनलाइज हो गई, आज भी देश की बहुत सी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जो नेशनलाइज है, बट टाटा ग्रुप ने उनकी देन की थी, वो दिक्कत का वक्त था। फिर वो लाइसेंस राज से लिबरलाइजेशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, उसको कैसे पेनलेस तरीके से किया जाए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब इन्होंने टाटा ग्रुप के लिए एक रिपोर्ट लिखी, वो एक चैलेंजिंग वक्त था, तो इन्होंने बहुत धैर्य से, बहुत शांति से, बहुत हिम्मत से वो जो चैलेंजेस थे उनको फेस किया। ये सबसे बड़ी एक चीज है, तभी जाके टाटा ग्रुप इतना बड़ा बन गया। हर कारोबारी बड़ा बनना चाहता है, लेकिन हर कारोबारी इतना बड़ा क्यों नहीं बन जाता। हम बात करते हैं कि मानवता की, बहुत ही दयालु व्यक्ति थे,
लोगों की भलाई चाहते थे। हम बात करते हैं कितने साफ सुथरे और ट्रांसपेरेंट तरीके से कंपनियां चलाई, बिल्कुल एक रोल मॉडल है हमारे लिए, हम सबको इनसे सीखना चाहिए। बट साथ ही साथ जो चैलेंजेस इनके सामने आए उनका कितनी दृढ़ता के साथ, कितनी शांति के साथ, कितने धैर्य के साथ इन्होंने सामना किया, वो आज के यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत बड़ा एक मैं कहूंगा केस स्टडी है। मैं तो चाहूंगा दादा सरकार से जो है निवेदन करूंगा कि रतन टाटा मेमोरियल लेक्चर जैसी एक कोई कॉन्सेप्ट लाया जाए जिसमें वो लोग जिन्होंने इनको जीवन को पढ़ा है, स्टडी किया है, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा है, उन लोगों को मौका दिया जाए, मुझे और शरद जैसे लोगों को मौका दिया जाए कि वहां यंग एंटरप्रेन्योर्स को हम बता सकें कि कैसे कैसे रतन टाटा साहब ने आज इस पर काफी बात हुई, आज इस पर कई लोगों ने अपनी बात को रखते हुए इस बात की मांग उठाई है। मैं शरद जी आपके पास आना चाहूंगा, रजत के पास मैं जाऊंगा, दोबारा एक सवाल मेरे जहन में रजत के लिए है, लेकिन उससे पहले शरद जी इसी बात को थोड़ा कंटिन्यू करते हुए मुझे ये बताइए कि हमने अपने देश में कई व्यवसायियों को देखा, कोई एक व्यवसायी नहीं है, लेकिन एक व्यवसायी से बहुत ज्यादा बड़े रतन टाटा दिखाई देते हैं। और ऐसा नहीं कि आज दिखाई दे रहे हैं, आज जब वो उनकी अंतिम यात्रा निकली तब वो बड़े, वो पहले से ही उनको लेकर एक अलग नजरिया था। ये क्या था और इसमें इसके पीछे क्या? हम देखते हैं परोपकारिता जो है वो सेठों के जमाने से होती है। पुराने जमाने के जो उद्योगपति थे वो भी धर्मशालाएं बनाते थे, अस्पताल बनाते थे, इन सब धर्मार्थ कार्यों में लगते थे। हम देखते हैं कॉरपोरेट फंड होता है आजकल भी, उसका भी अपना अपना एक इस्तेमाल होता है। लेकिन रतन टाटा को लेकर एक इमेज, ये इमेज क्यों रही? मैं ये समझना चाहता हूं। मैं तो जब से पैदा हुआ या जब से बड़ा हुआ तब से मैंने ये सुना कि रतन टाटा महान है, देशभक्त हैं, देश के लिए काम करते हैं। ये इमेज कैसे बनी? आपका सवाल मैं जवाब तो दूंगा ही, पर मुझे थोड़ा भाव विभोर भी कर रहा है और साथ साथ जो आपके स्क्रीन पर उनको भावांजलि दी जा रही है वो भी मेरे दिमाग में है। तो टाटा को हम लोग यहाँ बाय शब्द के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये रतन ऐसे हैं जिनको वाकई में टाटा कहने का मन नहीं है। अगर आप मेरे दिल से पूछे, बिल्कुल इस रतन को टाटा मैं नहीं कह सकता, बिल्कुल भी नहीं कह सकता, क्योंकि आपने जो सवाल किया है ये वाकई में औरों से अलग है। ये वाकई में ऐसे हैं जो कि मैं बहुत व्यवसायियों को जानता हूं, ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट जो आज आपको दिख रहे हैं, अंबानी साहब हो गए, कुमार मंगलम साहब हो गए, किसी व्यक्ति विशेष का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और आज मैं फोर्ब्स लिस्ट को भी बड़ी बारीकी से स्टडी कर रहा था, उसमें शिव नादर साहब भी है, उसमें साइरस साहब भी है, बहुत सारे लोग, 10 लोगों की टॉप में लिस्ट देख रहा था। सभी अपने अपने कार्य में बहुत समर्थ है, अपने अपने कार्यों में सभी ने अचीवमेंट्स किए हैं। पर मुझे लगता है जो रतन टाटा साहब ने एक छाप छोड़ी है, उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखाया है कि आप अमीर बनिए, आप बिजनेस करिए, दबा के करिए, कंपनीज बनाइए, दुनिया भर में जाइए, 100 देशों से ज्यादा आप बिजनेस करिए, आप जितना मर्जी करिए, पर आपके अंदर का जो इंसान है, जो इंसानियत, जो एक इंसान का दूसरे इंसान से नाता है, उसको आप कभी मत भूलिए, चाहे भले ही आप कितने ही ओहदे पर पहुंच जाएं। मुझे लगता है यही इस शख्सियत को महान बनाता है कि लोगों में, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने बिजनेस को, कारोबार को चलाने में, कि हमारा मन भी करता है ऐसा काम करने का, इंसानियत वाले काम करने का, पर हम उसको समय के अभाव के कारण, क्योंकि जैसे जैसे आपका बिजनेस एक्सपैंड होता है डॉक्टर प्रवीण, ये तो आप समझते होंगे, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, अगर मैं 1 की 10, 10 की 12, 12 की 15, 20 कंपनियां कर लूंगा, तो हर कंपनी को अगर मैं 15-15 मिनट भी दूंगा तो मेरा तो पूरा दिन उसमें चला जाएगा, क्योंकि बाकी का समय मैं बाकी के ऑपरेशंस में दूंगा। तो उन्होंने अपने आप को इस कदर, जैसे सांप केचुई अपनी बदलता है, इस कदर उन्होंने अपने आप को उसमें से निकाल लिया 2012 में। और मुझे बड़ी हैरानी हुई, इसलिए हैरानी हुई क्योंकि मैं इनको बचपन से ऑब्जर्व करता था। मैंने कहा इतना व्यस्त आदमी, जिसने मुझे याद है यूके में जब ये जैगुआर लैंड रोवर लेने के लिए गए थे, उस समय यहां पर बहुत, क्योंकि वो कंपनी बहुत ज्यादा मुनाफे में नहीं थी और करीब 4-5 हजार वर्कर्स वहां नौकरी खोने की कगार पे थे, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने, ब्रिटिश के किंग की तरफ से इनको मैसेज था, इन्होंने कंपनी को जाके संभाला। और आज जैगुआर उनकी फेवरेट, बाय द वे बताऊं, उनकी फेवरेट कार जो थी, उनको कारों का बहुत शौक था, एक कारों का, एक कुत्तों का, 2 शौक उनको बहुत थे। क्योंकि मैं घर भी गया था तो मुझे याद है, मुझे कुत्तों से थोड़ा डर सा लगता था, मैं पीछे हट गया था और पीछे हट के मैंने कहा सर इनको, तो फिर उनका टीम आई, उन्होंने कुत्तों को बांध दिया। जैगुआर XE उनकी फेवरेट गाड़ी थी, जो उनको सबसे ज्यादा, हालांकि उनको गाड़ियों का शौक था, उनके पास फ्लीट ऑफ कार्स थी। पर मैं समझता हूं कि हर बिजनेसमैन को, छोटे से बड़े को इसमें सीख क्या लेनी चाहिए, उनके व्यक्तित्व। आज सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर प्रवीण उनको यही होगी कि हम उनके जीवन से उस सीख को लेकर
खाली थियोरिटिकली नहीं, खाली बातें करके, डिस्कशन करके, या एक दिन का डिस्कशन करें और फिर कल अपने कामकाज में लग जाएं, कल दूसरे काम में फिर भूल जाएं। नहीं, सीख असली ये होगी कि आप किसी भी ओहदे पर कितना भी आप कमा लें, कितना भी बिजनेस का विस्तार कर लें, अपने अंदर के इंसान को ना भूलें और बिजनेस करें, पर लोगों का साथ साथ उद्धार करें। आपकी प्राप्ति लोगों तक पहुंचे, आपके अचीवमेंट्स लोगों तक पहुंचे, आपका ज्ञान लोगों तक पहुंचे। 24 घंटे पैसे के बारे में ना सोचते रहे। सबसे बड़ी मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे डॉक्टर प्रवीण सीख मिली है कि व्यवसाय का मतलब 24 घंटे पैसे का सोचना नहीं होना चाहिए। व्यवसाय समाज के लिए होना चाहिए। व्यवसाय आपको धन दे रहा है, आप इसका ये आपने एक ऐसा पॉइंट रखा है जो बिजनेस में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिजनेस में हम लोग ये बात जानते हैं, रजत मैं भी आपसे ये जानना चाहूंगा कि बिजनेस का मतलब ये प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस किया ही इसलिए जाता है कि हमें प्रॉफिट मिले, हम आगे बढ़े। अच्छा, जब प्रॉफिट मिलेगा तभी तो किसी को नौकरी दे पाओगे, तभी तो एक की 10 कंपनियां कर पाओगे। तो प्रॉफिट के साथ में एम्पैथी को पकड़कर चलना, इस परोपकारिता को संभाले रखना, और वो जो प्रॉफिट कर रहे हो वो किसी और के काम आ रहा है, इस बात को पकड़ के रखना, ये रतन टाटा जी के जीवन में हमें कैसे दिखता है? जी प्रवीण जी, बिल्कुल जो ये बात हो रही है, देखिए पैसा कमाना आसान है, रेस्पेक्ट कमाना थोड़ी मुश्किल बात होती है, लेकिन उस रेस्पेक्ट को बनाए रखना सबसे ज्यादा मुश्किल बात होती है, जो हमें रतन टाटा जी के जीवन में देखने को मिला है। बहुत से ऐसे इंसिडेंसेस हैं जिन्होंने हमें दिखाया है कि इस तरह की चीजें कैसे मेंटेन की जा सकती है, और वो जो उन्होंने एक रेपुटेशन बनाई है वो किस बेसिस पर बनाई है। हमने जैगुआर की बात की, जो एक कॉन्फिडेंस को दिखाता है, जो इंडियन कॉन्फिडेंस वो कैरी कर सकते हैं। पाकिस्तान से डिमांड हुई थी कि जो टाटा ट्रक्स जो इंडियन आर्मी यूज करती है उसके लिए उन्होंने मांगा था, उन्होंने पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया। ये दिखाता है कि आप कैसे पैट्रियोटिक हैं। जब कॉम्पिटिशन्स की बात आई, यूरोप में भी, चाइना के साथ भी, वहां पे ऐसे हमने बहुत से इंसिडेंसेस देखे हैं। जब फैक्ट्री वर्कर्स के साथ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई थी अलग अलग जगहों पर, वो ग्राउंड पर पहुंचे और उनके साथ रहे ताकि लोग और उनकी फैमिलीज छोड़ कर ना जाए। ये जो दिखाता है, अगेन लीडरशिप क्वालिटी दिखाती है, और उनके साथ में वर्क करने की बात होती है। इन सबके बेसिस पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए। देखिए, जो आपने भी पहले कहा था कि ये क्या होगा टाटा ग्रुप का, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई डेफिनेटली। साइरस मिस्त्री जी को जब हटाया गया वो एक प्रॉब्लम आई, वो वापस आए रतन टाटा, और उन्होंने फिर हैंडल किया इन चीजों को। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस उन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं, जो नॉर्मली स्टार्टअप्स और बहुत सी कंपनीज, बहुत से बिजनेस मिस कर जाते हैं। जैसे हम कुछ नाम आज भी देखेंगे तो वो बिजनेसमैन है, उनकी रिस्पेक्ट सिर्फ उसी नाम से है, लेकिन जब इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में डेवलप होता है आपको ज्यादा टाइम मिलता है। दूसरा, ये इंट्रिंसिक क्वालिटी होती है जो पीआर के थ्रू नहीं आती है। आज के टाइम पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत सारा फैक्टर सिर्फ पीआर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जो उन्होंने किया वो पीआर की बात नहीं थी। अब चाहे आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की बात करें, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के सिनेरियो में बात करें, उनको जो पैसे दिए गए, आईआईटी बॉम्बे, हार्वर्ड वगैरह की बात अभी पहले की गई थी। इसके अलावा कोरोना वाली बात हुई, चाहे एटॉमिक एनर्जी के लिए हो, कैंसर रिसर्च के लिए हो, ये जितने भी पैसे लगाए गए, ये सिर्फ इसलिए नहीं लगाए गए हैं कि टाटा का नाम, वो आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कॉन्शियंस कीपर की बात की जा रही है, रतन टाटा वो भारत के लिए रहें। आप सभी के साथ ये हो रहा होगा कि चाहे कोई भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप स्टेटस हो, आप रतन टाटा जी की फोटो आज के टाइम पर देख रहे होंगे, हर कोई आंखें नम है, बात कर रहा है। ये मैंने डॉक्टर कलाम जब एक्सपायर हुए थे तब मैंने देखा था, उसके बाद आज ये देखने को मिल रहा है। जो उनके लिए सारे जो इमोशंस थे, जो थॉट्स थे, जितना रेस्पेक्ट था, और जो उन्होंने अपनी लेगेसी छोड़ी थी, सिमिलरली हम वो रतन टाटा जी के टाइम पर देख रहे हैं। वो अगेन एज बेसिस पे थ्रू आउट उनकी लाइफ हमने ये सारी चीजें देखी हैं, उनके डिफरेंट बिजनेस वेंचर्स में, उनके डिफरेंट एक्शंस में, और जो वो कहते थे उसमें भी ऐसा नहीं होता था कि उसमें डिफरेंस नजर आ रहा है जिसको आपने एक पीआर कंपनी के बेसिस पर खड़ा कर दिया। ये जो चीजें हैं वो इवेंचुअली नजर आ जाती हैं। देखिए, आज फिल्म स्टार्स भी ये काम करते हैं जो अपने पीआर के बेसिस पर अपनी इमेज बनाते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए होती हैं और कुछ समय के बाद वो ढल जाती हैं। बट ऐसे जो सूरज होते हैं, ऐसे जो तारे होते हैं, वो सर्वाइव कर जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट। आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया, इंट्रिंसिक क्वालिटी। वो थी, वो भीतर थी, वो शख्सियत को बनाती है, उसको पैदा नहीं किया जाता, जबरदस्ती नहीं किया जाता कि नाम हो जाए के लिए। और ऐसे प्रयास जितने लोग करते हैं वो उनको कभी वो सफलता मिलती भी नहीं है, वो महानता की उस श्रेणी में नहीं आ पाते। हाँ,
आप कोई कार्य कर रहे हैं जो महान बन जाए तो वो खुद ब खुद आपके लिए आपको चर्चा में ले आता है, महानता के प्रयास नहीं किए जाते हैं। ये बात बहुत अच्छी बात बोली आपने। आकाश जी, क्या सीख सकते हैं रतन टाटा से? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है धैर्य, संयम और कठिन परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ना। और एक और चीज कहना चाहूंगा, इस शो में मैं राजनीति की बात करूंगा, आप बड़े हैरान हो रहे होंगे। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, अक्सर हमने देखा है किसी बिजनेस ग्रुप को किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं लोग, गलत या सही वो अलग चीज है। राजनीति के आप उससे बड़े जानकार हैं प्रवीण जी। आज जो चीज चर्चा नहीं हो रही, आज अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, रीजनल पार्टीज, इस चीज को लेकर बड़ी खुशी हो रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग वहां आए या जो नहीं भी आ पाए उन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त की है। तो ये दिख रही है कि एक भले मानस की जिसने तरक्की की है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कभी जोड़ने की कोशिश नहीं की गई उनको, वो कैसे जो है तमाम पार्टीज के लोग, तमाम तरह के हमारे जो है आदरणीय नेतागण उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, कुछ अपनी स्टेट्स में दे रहे थे, कुछ वहां पहुंचे। इसे कहते हैं इज्जत सम्मान के साथ तरक्की करना और लोगों के दिलों पे राज करना। मैं सल्यूट करूंगा रतन टाटा साहब को, उन्होंने तरक्की की, पैसा कमाया, लेकिन अल्टीमेटली दिलों पे राज किया। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना था, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां। तो ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्यार से लोगों के दिलों के ऊपर राज किया, चाहे नेता है, चाहे अभिनेता है, या मेरे जैसा आकाश इंदल जैसा साधारण। जी शरद जी, ये बात सही है। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया वो कि कोई पॉलिटिकल कनेक्ट नहीं था। और हम देखते हैं कि व्यवसाय में सबसे पहले जो लोग भागते हैं वो ताकत की तरफ भागते हैं कि भाई यहाँ इनके साथ कनेक्ट रहेंगे तो शायद, मतलब मैं देखता हूँ ऐसा कई बार देखने में आता है। बट पता नहीं है कितनी मजबूरियां होती है, नहीं होती है, तो बहुत लंबा गहरा विषय है। फिर भी रतन टाटा जी की शख्सियत से आप कौन से पॉइंट्स रखना चाहेंगे, जो भी रखना चाहें? देखिए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे तो मैं नहीं टच करना चाहूंगा क्योंकि वो एक, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, वो तो अलग विषय है। 3 चीजें जो मैं उनकी शख्सियत से, क्योंकि आपने 3 पॉइंट पूछे हैं। पहला, क्योंकि उन्होंने मुझे निजी तौर पे बोला कि रिस्क लेना बिजनेस की फितरत है, जो रिस्क नहीं लेता सबसे बड़ा रिस्क वही लेता है। हर नौकरी करने वाले के, डॉक्टर प्रवीण मुझे सच सच बताइएगा, हर नौकरी करने वाले के जहन में एक छोटी सी चिंगारी हमेशा जलती रहती है कि काश मैं कुछ अपना व्यवसाय कर पाता। ये बस फर्क ये रिस्क और ना रिस्क लेने में यही रहता है। दूसरा, मैंने जो उनसे सीखा वो कि आपको बिजनेस के लिए एक विजन होनी चाहिए, एक नजरिया होना चाहिए दूर तक का कि आप बिजनेस को कहां ले जाते हैं, वरना आज 100 देशों में टाटा ग्रुप नहीं होता। और तीसरी और आखिरी चीज जो मैंने सीखी कि आपकी इंसानियत कभी नहीं मरनी चाहिए, आप जिस भी उस पर पहुंच जाए। आपने मुझे जिस शेर के ऑथर के लिए करेक्ट किया था, आपकी इजाजत हो तो मैं वो शेर, क्योंकि इतने लोगों को बेनिफिशरीज हैं रतन टाटा साहब की जिनको मैं जानता हूं, वो सब इस बात को रेजोनेट करेंगे। अंग्रेजी में शब्द होता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोता है। हजारों साल नरगिस नरगिस एक फूल होता है दर्शकों के लिए जिसको बहुत लोग पसंद नहीं करते। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोता है, बड़ी मुश्किल से चमन में होता है कोई दीदावर पैदा। ये थे रतन टाटा। बहुत मुश्किल से, दशकों में नहीं सदियों में ऐसा व्यक्ति कभी आता है। बस इतना ही कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। मैं थोड़ा भाव पूर्ण हो रहा हूं। नहीं, मैं समझ सकता हूं शरद जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रतन टाटा को एक दिन याद करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक आकाश जी ने जो कहा ना कि एक इस तरह की चर्चाएं उनके जीवन पर या उनके माध्यम से, उनके नाम पर होनी चाहिए। रजत, मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं जैसा आपने शुरुआत में ही कहा कि आपके लिए तो वो एक आदर्श के तौर पर कई बार सुनते हैं और भी सुनते रहेंगे, ये लोग अमर होते हैं। लेकिन फिर भी मुझे बताएं कि यंग एंटरप्रेन्योर्स या जो लोग अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, जैसा शरद जी ने अभी कहा कि एक चिंगारी जलती रहती है सबके जहन में, लेकिन वो रिस्क लेने वाला फैक्टर नहीं होता। आपने लिया भी, आप विदेश में भी रहे, आपने वापसी भी करी, आप देश में कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं जानता हूं इस बात को। तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से युवा व्यवसायियों को क्या चीजें अभी जो सुन रहे हैं वो सीखनी चाहिए रतन टाटा जी से? जी प्रवीण जी, 3 जो पॉइंट्स की बात हो रही है, मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज लीडरशिप है। जो शरद जी ने बताया, मैं उसके बियॉन्ड बात करता हूँ। लीडरशिप क्वालिटी जो उनकी है वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए और इन जनरल लाइफ में हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका जो स्पेसिफिक एक कोट है उसके हिसाब से लीडर्स को
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, एक्सक्यूजेस नहीं बनाने चाहिए। और आज के टाइम पे यही सबसे बड़ी कमी है जो हम हर तरह के लीडर्स में देख रहे हैं। आप पॉलिटिकल लीजिए, बिजनेस लीजिए, किसी भी फील्ड के लीडर्स को लीजिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं गलतियों की, बल्कि बहाने बनाते। ये एक इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड जो फैक्टर है, अभी हम वर्क लाइफ बैलेंस की भी बहुत बात करते हैं, उन्होंने एक टर्म यूज किया था, वर्क लाइफ इंटीग्रेशन। उन्होंने ये कहा कि अगर जो आप करना चाहते हैं, जो आपके डिजायर्स हैं, पैशन है, विजन है, अगर ये फुलफिलिंग है और जिस काम को आप कर रहे हैं उसके साथ, तो अपने आप वो वर्क लाइफ इंटीग्रेशन पाया जा सकता है। आपको वर्क लाइफ बैलेंस के बियॉन्ड जाकर सोचने की जरूरत है। ये जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने आप पूरी लाइफ खटा देते हैं बहुत बार, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो तभी वर्क लाइफ इंटीग्रेशन पा सकते हैं जब एक समन्वय बैठा सके, और वो चीज जिस पर वो कर रहे हैं वो एक फुलफिलिंग हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वहां से निकल कर आ। जी। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात जो एक टीम के सेंस में आती है, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप दूर जाना, अगर आप तेज जाना चाहते हैं तो आप अकेले भागें, अकेले चलिए, क्योंकि आप तब तेजी से मूव करेंगे। लेकिन अगर आप बहुत दूर तक जाना चाहते हैं तो आप लोगों के साथ विद द टीम। तो आपने उनके 3 इंपॉर्टेंट कोट्स को भी रखा चलते चलते, ये बड़ा अच्छा है। और आपने वर्क लाइफ बैलेंस की जो बात की, क्योंकि मेरा विषय भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी मेरा एक विषय रहा है पत्रकारिता के साथ साथ, तो मैं जानता हूं इसको कहीं देख नहीं पाता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है, चाहे व्यवसायी के लिए हो चाहे नौकरीशुदा लोगों के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस। अब रतन टाटा जी अपने जीवन में कितना, क्योंकि अगर वो उत्साह के साथ में अन्य कार्यों में रत थे तो इसका मतलब है कि वो वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर चल रहे थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। आकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शरद जी आपका एक बार फिर बहुत धन्यवाद, रजत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े और इस चर्चा में हमने रतन टाटा जी के जीवन, उनसे क्या सीख सकते हैं, इन पहलुओं को जानने का प्रयास किया।